Hello everyone, welcome to Study Point. So here's the basic information about me. You can read this and then we will going to start our today's lecture. Also you can get the free notes and PDFs from our Telegram group. So you can join the Telegram from the given link. I will going to give you the link in the description box and also in the comment section. तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका सीटेट ईवीएस, जो कि सीटेट पेपर 1 में ईवीएस में आपका जितने भी सेक्शंस हैं और मेनली एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ के ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स ले चुकी हूँ। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इन लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूँगी। ग्रुप जॉइन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रिफाइन ये नोट्स हैं। इसके बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स या जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है सारा ही मैंने इन वीडियोज़ में नोट्स में इंक्लूड किया है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मलेरिया की दवाई तक कि किस तरीके से दवाई ये बनती है या फिर किस चीज़ का प्रयोग करके दवाई बनाई जाती है। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, अप एंड गो। तो मेनली आपको इस चैप्टर में बताया जाता है कि एक जो लीडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो माउंटेन क्लाइंबिंग से एक रिलेटेड ये चैप्टर है आपका, जिसमें कि एक अच्छे नेता या कह सकते हो अच्छे लीडर की जो गुण या विशेषताएं होती हैं वो आपको बताई गई हैं। तो क्या क्या होती हैं, देखिए स्टेटमेंट बेस पूछा जा सकता है इसमें भी कि एक अच्छे लीडर की विशेषताएं क्या होती हैं। 4-5 आपको गिवन होंगी, उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन सी विशेषता नहीं है, इस टाइप से। तो एक तो जो अच्छा लीडर होगा वो दूसरों का बैग उठाने में हमेशा मदद करेगा, ग्रुप को आगे भेजकर खुद लास्ट में रहेगा, मीन्स अपने वो ग्रुप को एक कमांड देता है और जो नहीं चढ़ पाते हैं उनकी मदद करेगा। उसके अलावा रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह का भी चयन करता है, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। और ज़्यादा मतलब जो भी मेंबर्स उनके साथ जा रहे हैं, तो एक अच्छे लीडर की ड्यूटीज़ ये होती हैं कि वो अपने पूरे ग्रुप का ध्यान रखे कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। और अपने ग्रुप के लिए खाने का एक बंदोबस्त करने का काम भी लीडर का होता है। अच्छा करने पे दूसरों को क्रेडिट देना, कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं कि अच्छा करने पे आप अप्रिशिएट कर रहे हो लेकिन कुछ गलत करने पे वहीं डांट रहे हो, या ये सब चीज़ें नहीं। अगर कुछ गलत है तो समझाइए, और एज अ लीडर आपकी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट गलतियाँ ना ही हो, बट अगर होती हैं तो आप क्या करें, एक लीडर के तौर पे आप अपनी जिम्मेदारी लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन और आयरन, ये क्या करते हैं, हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक होते हैं। उसके अलावा टेकला एक गांव का नाम है जो कि राजस्थान में है। 1600 मीटर कुछ दूरी है इस जगह से ये, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है, बट ये एग्जाम पर्पज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़, क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए ताकि बॉडी सीधी हो रहे, ठीक है। अब जब माउंटेन क्लाइंबिंग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम बात कर लेते हैं बछेंद्री पाल, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, और पूरे वर्ल्ड में ये 5th पोजीशन पे थी। माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो बछेंद्री पाल है वो नाकुरी गांव की है, गढ़वाल की रहने वाली हैं ये, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। इनके जो गाइड थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए बछेंद्री पाल को चुना गया था, ठीक है। तो इनकी टीम में टोटल 18 मेंबर्स थे, जिसमें कि 7 महिलाएं थीं। इसके अलावा 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान से भी सामना किया, और करने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो 15 मई 1985 में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लेती हैं, मतलब चढ़ती हैं, चढ़ाई करने के लिए शुरू करती हैं। तो 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पे 8900 मीटर की ऊंचाई पर ये पहुंच जाती हैं और 43 मिनट्स तक ये वहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके बछेंद्री पाल से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर में सेम टॉपिक था। जो लीडर की क्वालिटीज़ हमने देखी वो भी किससे रिलेटेड थी, आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड थी, और उसमें ही हमने डिस्कस कर लिया बछेंद्री पाल को भी। अब नेक्स्ट देखते हैं अ शेल्टर सो हाई, मतलब कुछ शेल्टर्स काफ़ी ऊंचाई पे बने होते हैं। जैसे मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है भारत का, ठीक है। और दिल्ली हेतु मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर की रोड्स ऊबड़ खाबड़ हैं, लेकिन
किसकी वजह से? वहाँ पे एक तो माउंटेन्स की वजह से। लेह लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नॉयलन के टेंट लगाए जाते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जनरली क्वेश्चन ये आ जाता है ईवीएस में कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, तो देखिए लद्दाख को ही ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। उसके अलावा लद्दाख के जो वृक्ष हैं लकड़ी के ढलान छत वाले बर्फ से ढके होते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, बर्फ से ढके पहाड़ हैं। ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। शुष्कता के कारण कोई भी पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं होते हैं। झूले, झूले का मतलब है यहाँ पे स्वागत, स्वागत, ठीक है। उसके बाद है 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स यहाँ पे होती हैं और पत्थर के मकान होते हैं। पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। गीली मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं। मोटी लेयरिंग की जाती है ठंड से बचने के लिए। घर के फर्स्ट फ्लोर में भूसा भरा होता है और सीढ़ियाँ जो होती हैं वो लकड़ी की बनती हैं। निचली मंजिल पर जानवरों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं, मीन्स उनके खाने पीने के लिए। और जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी वो लोग नीचे ही रहने लग जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडोज़ नहीं होती हैं और मोटी पेड़ों मतलब जो मोटे पेड़ होते हैं ना जिनका तना काफ़ी मोटा होता है, उस तने का इस्तेमाल करते हैं ये लोग छत बनाने के लिए। लाल मिर्च, संतरी कलर का एक कद्दू होता है। पीला भुट्टा लद्दाख में, मतलब लद्दाख में ये पाए जाने वाले 3 आपके सब्जियां या फल हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं समर सीजन में कुछ खाए जाने वाले फल सब्जी। तो सब्जी और फलों को ड्राई करके विंटर के लिए रख दिया जाता है। जब ठंड के कारण इन्हें फ्रेश फ्रूट या सब्जी नहीं मिल पाते हैं तो तब ये इनको प्रयोग कर सकें तो पहले ही ये प्रिजर्व करके रख देते हैं। इसके अलावा लकड़ी की छत है, मोटी दीवार, ये सब चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं? ताकि ठंड से खुद को बचाया जा सके। यहाँ संकुचित रास्ते होते हैं, पथरीली पहाड़ियाँ होती हैं और कहीं कहीं सड़कें भी नहीं होती। चांगथांग नाम की एक जनजाति भी यहाँ पे रहती है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर पथरीले मैदान है वहाँ पर, ठीक है। बहुत ऊंची जगहों पर सांस लेने में दिक्कत होती है, सर दर्द, कमजोरी, ये सारी चीज़ें महसूस हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो होता है। कोई पेट्रोल पंप या मैकेनिक भी आसपास नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहाँ पे चांगपा जनजाति, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है। पहाड़ियों पर ये लोग रहते हैं। 5000 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास, 5000 जो है वो इनका टोटल नंबर है, मतलब इनके ट्राइबल ग्रुप में इतने लोग हैं। तो अपनी बकरी, भेड़ और बाकी सारी चीज़ों को साथ में ही लेकर मतलब रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं उनको हमेशा अपने साथ ही कैरी करते रहते हैं। तो भेड़ बकरी से ही इनको दूध, मांस, खाल, टेंट बनाने के लिए कपड़ा, ऊन, सारी चीज़ें मिल जाते हैं। मीन्स टोटली ये जंगल पे और जानवरों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हर परिवार अपने जानवर का एक विशेष चिन्ह लगा कर रखता है और जिस परिवार के पास अधिक भेड़ बकरी होते हैं वो अमीर कहलाता है। मीन्स जैसे हमारे आप उसमें देखेंगे ना कि लोगों को क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, अमीर गरीब किस तरीके से आप डिफाइन करते हो, उनकी इनकम, हाउस या फिर लग्जरीज, गाड़ी, इन सब चीज़ों के बेसिस पे करते हो। तो इनके अंदर क्या है कि जिस कम्युनिटी में, जिस ग्रुप के पास या मेंबर या कह सकते हो फैमिली के पास भेड़ बकरियां ज़्यादा होती है ना, उनको अमीर माना जाता है। और इन्हीं विशेष बकरियों से ही इनको पश्मीना शॉल के लिए भी ऊन मिलती है। और ये जो जनजाति है वो ऊंचे और ठंडी जगहों पर ले जाते हैं अपने जानवरों को, जिससे ऊन बहुत मुलायम हो सके और गर्मी देने वाली इनको ऊन मिल सके। उन्हें बहुत ऊंचाई पर कठिनाई से रखते हैं क्योंकि मवेशी रह सकते हैं, ठीक है। मीन्स देखिए इंसानों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रहना ठंड की वजह से, लेकिन जानवर जो होते हैं वो अपने बालों की वजह से उस ठंड को कुछ हद तक सहन कर लेते हैं। अब जनजातीय लोग अपना सारा जो सामान है वो घोड़ों पर या फिर याकों पर लाद कर रखते हैं और इनके टेंट को कहते हैं रेनबो, ठीक है। रेनबो या रेम्बो आपको मिल जाएगा एग्जाम में। इनके याक भी होते हैं। याकों के बालों को बुनकर ये शरीर में एक कवर बना लेते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है ठंड से। तो ठंड में कई बार 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान चला जाता है। बहुत 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे हवाएं चलती हैं। और चांगपा जनजाति की जो भाषा है वो होती है चांगथांग, जिसका मतलब है जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, चांगथांग। श्रीनगर में अलग अलग तरह के घर होते हैं, कुछ पहाड़ी पर होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, जैसे बोट होती है उसमें। कश्मीर में हर गली में बकरी की शॉप आपको ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि ये लोग रोज़ रोटियां बनाते नहीं हैं, बल्कि सॉरी एक सेकेंड, ये आपका बेकरी है। मीन्स कश्मीर की ना हर गली में एक बेकरी की शॉप आपको मिल जाएगी क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, रोटियां नहीं बनाते हैं, बेकरी से ही खरीदते हैं। जैसे कि क्लास 9th की फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी गिवन है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो।
और अलग अलग तरह के आवास पहाड़ों पर रहते हैं लोग, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लकड़ी और पत्थर की डिजाइनिंग से घर बने होते हैं, और कुछ गतिशील आवास भी होते हैं जिनको मूव कराया जा सकता है। जहाँ चांगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं उसे कहते हैं लेखा, और यह पत्थरों की दीवारों से बनता है। भेड़ों को चराने से ले जाने के बाद में घर की औरतें और जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा इनको गिना जाता है। लद्दाख में श्रीनगर जाते हुए बीच में कारगिल पड़ता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है आपके। अब हम देखेंगे पाशमीना शॉल से रिलेटेड आपके क्या क्या फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जनरली इसमें पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल जो है उसको बनने में कितना टाइम लगता है, या कितने स्वेटर्स के बराबर इसमें गर्मी होती है, कितने घंटे लगते हैं, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पश्मीना शॉल। तो देखिए दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, और हमारे लगभग एक बाल की मोटाई जो होती है वो इस बकरी की 6 बाल के बराबर होती है। बहुत पतला होता है ये। 6 स्वेटर के बराबर एक शॉल गर्मी देती है, और इतने पतले बालों से मशीन से नहीं बुना जा सकता, इसलिए इसको हाथों से बनाया जाता है, और लगभग एक शॉल को तैयार होने में 250 घंटे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, इसलिए काफ़ी महंगी भी ये मिलती हैं। नेक्स्ट है फिर श्रीनगर के घर। तो श्रीनगर में हाउस बोट होती हैं, 80 टू 90 फीट लंबी होती हैं ये, ठीक है, और 8 टू 9 फीट चौड़ी होती हैं। उसके बाद डोंगा जो कि डल झील या झेलम में पाए जाते हैं। तो अंदर से अलग अलग इसमें कमरे होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। हाउस बोट की लकड़ी पर सुंदर कार्विंग देखने को मिल जाती है, जिसे ख़त्म बंद कहते हैं या फिर जिक्सॉ पजल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर के कुछ गांव की, या कश्मीर के गांव में कुछ चीज़ें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं। तो पत्थर के टुकड़ों से एक के ऊपर एक रखकर घर बनाते हैं और गीली कीचड़ से लिपाई करते हैं। लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ छत ढलान वाली होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष खिड़कियां होती हैं जो कि दीवार से बाहर आया होती है, जिसे दब कहते हैं। ठीक है, इस पर भी लकड़ी के कुछ सुंदर पैटर्न्स मिल जाते हैं आपको। पुराने घर हो गए, पत्थर ईंट लकड़ी से बने होते हैं, और दरवाजे और खिड़कियां सुंदर एक मेहराब बने होते हैं। मीन्स वहाँ के घरों का गांव का एक स्ट्रक्चर बताया है आपको सिर्फ। फिर हम देख लेते हैं जब धरती कांपी। तो इस टाइप से एक चैप्टर, एक हेडिंग है आपके एनसीईआरटी में, जो कि बताता है एक आपको 2001 का एक इंसिडेंट, कि 26 जनवरी 2001 में जब आपका गुजरात कच्छ में एक भूकंप आया था, तब की घटना है ये। अहमदाबाद में भी ये आया था। तो इसमें बताया जाता है चैप्टर में कि जब भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। एक तो खुली जगह पर चले जाना चाहिए, अगर नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए, उसको मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। उसी से ठंडे उसी से गर्म। तो ये एक हेडिंग है आपकी, फिर से एनसीईआरटी के एक चैप्टर में गिवन है। तो ये एक स्टोरी है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। इनका नाम जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन्स ईवीएस में अलग से आपको ये चैप्टर की हेडिंग भी मिल सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इस स्टोरी को लिखा है। नेक्स्ट है हमारे मुंह से आने वाली हवा गर्म या ठंडी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि बाहर का तापमान कितना है। और स्टेथोस्कोप क्या करता है, ये हार्ट बीट को मेज़र करता है। गर्म हवा हल्की होती है, और ठंडी हवा थोड़ी भारी होती है। कौन करेगा यह काम। तो ये सारे जो हेडिंग्स आप देख रहे हो एनसीईआरटी में गिवन है, मीन्स चैप्टर्स के नेम है इस तरीके से। तो सफाई का काम करने वालों के प्रति संवेदनशील और उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के बेटे नारायण। ठीक है, उसके अलावा भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से में रहते थे, और भारतीय संविधान की निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भी थे ये भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा सोर्स की बात करें तो इंडिया अनटच बाय स्टालिन के डॉक्यूमेंट्री थी, इससे सोर्स है ये इसका। ठीक है, उसके बाद फांद ली दीवार, ये भी एक चैप्टर है जिसमें आपको क्या बताया गया है कि नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें हैं ये। ठीक है, जो कि कहाँ की टीमें हैं, ये मुंबई की टीम से। उसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो कि मुंबई में है, शोलापुर मुंबई में है। वाद विवाद चर्चा के द्वारा लैंगिक भेदभाव जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लड़की लड़कियों के लिए समान खेल और समान मौके होने चाहिए। ठीक है, फिर अगर चर्चा की बात करें तो प्लेयर को एबिलिटी के आधार पर देखना चाहिए, ना कि उसकी क्लास, कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। एक बच्चू खान प्लेग्राउंड इज इन मुंबई, एक कोच के नाम पर है ये। ठीक है, मुस्तफ़ा खान, सभी ने ये नाम सुना होगा, इनके नाम पर है ये। एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसको देखना। फिर हम देख लेते हैं बीज की जुबानी, और शायद इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक होगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी की पॉइंट्स। देखिए 24 पेज तक हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। टोटल इसमें आपके अप्रॉक्स 40 पेजेस हैं, तो मे बी 4 to 5 लेक्चर्स हमें लग जाएंगे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में। बट इतना करने के बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ईवीएस के नोट्स बनाने की ज़रूरत है। इट इज़ मोर देन इनफ। तो बीज की जुबानी किसान की कहानी देख लेते हैं। ये बंगाल गुजरात की एक जगह है ये, ठीक है। तो पुराने समय में बीजों को सुरक्षित रखने के लिए लौकी के कवर में रख करके और मिट्टी से लेप कर रख दिया जाता था। नीम की पत्ती को कीड़े से बीज को बचाते हैं, ठीक है। जो नीम की पत्ती है वो बचाती है किसको, कि बीज में कीड़े ना लगे। अंधिया जो है, देखिए अंधिया नहीं ऊंधिया बोलते हैं इसको, सॉरी। ऊंधिया ये एक सब्जी का नाम है जिसको कि पाट को उल्टा लटका कर कोयले पे रख के तैयार करते हैं और गुजरात में इसको कहते हैं उल्टा लटकाना। इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही या छाछ के साथ खाते हैं। अब क्रोटन की बात करें तो ये एक पौधा है जो कि सिग्नल देता है कि जब ज़मीन सूख गई है तो उसको सिंचाई की ज़रूरत है, मीन्स पानी की ज़रूरत है। तो इसको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि ये एक सिग्नल दे देता है आपको कि हाँ अब ज़मीन में पानी की ज़रूरत है, आपको सिंचाई करने की ज़रूरत है अपनी फसल में। केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसके जंगल, तो इसको भी देख लेते हैं। फिर राइट टू फॉरेस्ट एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुड़ुक आदिवासी लोगों की एक जनजाति है जो कि झारखंड में रहती है। आज जंगल कम हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है, खनन, डैम बनाना, ये सारी उसकी वजह है। तोरांग की बात करें तो तोरांग का मतलब होता है जंगल और कुड़ुक का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है। अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, सूर्यमणि और ये बाकी के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बाकी सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और इस सीरीज़ के लिए मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, मतलब ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि आपकी एनसीईआरटी क्लास वाइज है, क्लास 3rd 4th 5th की एनसीईआरटीज़ हैं, उसी में मैं इस सीरीज़ को ऐड कर दूंगी। मीन्स ईवीएस इन अ सिंगल वीडियो, कंप्लीट ईवीएस इन अ सिंगल वीडियो के नाम से आपको मिल जाएंगी सारी ही वीडियोज़। और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।